हेलो एंड वेलकम टू महामाया सिलेक्शन। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे, जो कि एजुकेशन की दुनिया की लेटेस्ट खबरों के साथ आपको अपडेटेड रखता है। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं टेरिटोरियल आर्मी रिक्रूटमेंट 2021 के प्रैक्टिस बैच पे इंग्लिश पेपर की प्रैक्टिस। आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं टेरिटोरियल आर्मी रिक्रूटमेंट के प्रैक्टिस बैच में, जहां हम करने वाले हैं टेरिटोरियल आर्मी के प्रीवियस ईयर पेपर पर प्रैक्टिस। और आज हम करने वाले हैं इंग्लिश पे प्रैक्टिस। पेपर जो है जुलाई 2016 का है। जुलाई 2016 में जो भी इंग्लिश के सवाल पूछे गए थे, आज हम उन पे प्रैक्टिस करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि इंग्लिश का जो पेपर होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्मी रिक्रूटमेंट की बात करें तो इंग्लिश जो होती है वो काफ़ी अच्छे लेवल की इंग्लिश पूछी जाती है। तो और एग्ज़ाम के लिए भी अभी 1 महीना ही केवल बचा है, 1 महीना से भी इनफैक्ट कम ही समय है। तो इस वक्त में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है हमारी प्रैक्टिस। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पेपर को। देखते हैं कि इंग्लिश में क्या क्या सवाल पूछे गए थे और उनको सॉल्व करने का अप्रोच क्या होना चाहिए, किस तरीके से आप पेपर को अटेम्प्ट करने वाले हैं। चलिए सीखते हैं इस पेपर में, इस वीडियो में। फर्स्ट जो हमारे पास इंग्लिश में सवाल है वो एक पैसेज है, ठीक है। पैसेज है पर ये पैसेज कॉम्प्रिहेंशन का नहीं है, ये रीअरेंजमेंट का पैसेज है, ठीक है। इसे आपको क्या करना है, रीअरेंजमेंट या फिर आप जिसे पैराजंबल कहते हैं, ये हमारे पास पैराजंबल है। 4 सेंटेंसेस है, 4 मार्क्स का ये पैराजंबल 2016 के पेपर में आया था। चलिए इसको एक बार अच्छे से पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग आइटम्स ईच पैसेज कंसिस्ट ऑफ 6 सेंटेंसेस. The first sentence S1 and the final sentence S6 are given in the beginning. The middle 4 sentences in each have been removed and jumbled up. These are labeled as P, Q, R, S. You are required to find out the proper sequence of the 4 sentences. जो क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ पे क्या 6 सेंटेंसेस है, 6 वाक्य आपको दिए गए हैं। पहला वाक्य है S1 और आखिरी वाक्य है S6, ठीक है। पहला सेंटेंस S1 और आखिरी सेंटेंस S6। ये एक पैसेज का पहला सेंटेंस S1 होगा और आखिरी सेंटेंस S6 होगा। इसके बीच 4 और सेंटेंसेस हैं। और किया क्या गया है कि बीच के 4 सेंटेंसेस को हमने हटा के जम्बल्ड कर दिया है, यानी उल्टा पुल्टा कर दिया है, और इनके नाम है PQRS। हमें क्या करना है कि इन्हें प्रॉपर सीक्वेंस में लगाना है, यानी कि S1 कंफर्म है कि ये पहला है और S6 कंफर्म है कि ये आखिरी है। इसके बीच के 4 सेंटेंसेस को हमें प्रॉपर तरीके से लगाना है। तो चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे S1 से। S1 को पढ़ने से हमें मिल जाएगा लॉजिक, सेंटेंस, ये जो पैसेज किस बारे में है ये हमें पता चल जाएगा। तो पहला सेंटेंस क्या है, When the Romans invaded Britain about 2000 years ago, their calendar was calculated on the phases of moon. जो पहला सेंटेंस है वो ये कह रहा है कि जब रोमन्स ने ब्रिटेन को इन्वेड किया था, यानी जब रोमन्स ने ब्रिटेन पर आक्रमण किया था 2000 साल पहले, तब उनके कैलेंडर का जो कैलकुलेशन का बेसिस था वो था फेजेस ऑफ मून, यानी चंद्रमा के फेजेस देखकर वो अपना कैलेंडर बनाते थे, ठीक है। ये पहला सेंटेंस है। When the Romans invaded Britain about 2000 years ago, their calendar was calculated in the phases of moon. Next जो हमारे पास, अब इसके बाद क्या होना चाहिए, नेक्स्ट हमारे पास 4 सेंटेंसेस है, इनको पढ़ते हैं। This calendar had gradually become so out of line with the seasons that it was 2 or 3 months behind. The Emperor Julius Caesar was determined to correct it. The Caesar had been to Egypt and seen the advantages of a calendar which used only the sun, so he bought help from a Greek astronomer who lived in the Egyptian city of Alexandria, ठीक है। सबसे पहला सेंटेंस ये था कि जब रोमन्स ने ब्रिटेन इन्वेड किया था 2000 साल पहले, तब उनका जो कैलेंडर था वो फेजेस ऑफ मून पे, मून के फेजेस पर आधारित था। अब इससे मून के फेजेस से आगे हमें क्या लिंक मिलना है, ये 4 सेंटेंसेस दिए गए थे। पहले में ये दिया गया था कि ये जो कैलेंडर है ये धीरे धीरे इतना आउट ऑफ लाइन चला गया था कि ये 2-3 महीने पीछे हो गया था, ठीक है। सेकेंड है कि एम्पेरर जूलियस सीजर ने इसे ठीक करने का सोचा, इसे सुधारने का सोचा। सीजर जो है वो इजिप्ट गए थे और वहाँ उन्होंने क्या देखा, एक कैलेंडर के फ़ायदे देखे, ऐसे कैलेंडर के फ़ायदे जो केवल सूर्य पे निर्भर करता था, ठीक है। इसलिए उन्होंने ग्रीक एस्ट्रोनॉमर से हेल्प मांगी। अब
फेजेस ऑफ मून के बाद, यानी कि हम यहाँ क्या बता रहे हैं कि क्या यूज़ होता था, फेजेस ऑफ मून होता था। इसके बाद कौन सा सेंटेंस आना चाहिए, इसके बाद जो सेंटेंस आएगा वो हमारा पी आएगा। द कैलेंडर हैज़ ग्रेजुअली बिकम सो, यानी कि इस फेजेस ऑफ मून की वजह से कैलेंडर जो है इतना आउट ऑफ लाइन चला गया था कि ये 2-3 महीने पीछे हो गया था। तो यहाँ हम क्या बता रहे हैं, एक फैक्ट बता रहे हैं कि वो फेजेस ऑफ मून को यूज़ करता था, और यहाँ हम क्या बता रहे हैं, उसके डिसएडवांटेज को बता रहे हैं हम, ठीक है। तो ये पहला सेंटेंस जो है ये हमारा पी के साथ लिंक करता है, तो सबसे पहले कौन आएगा, पी आएगा। अब यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं, गलती बता रहे हैं कि ये 2-3 महीने पीछे चला गया था, सीजन्स के साथ 2-3 महीने पीछे चला गया था। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हमारे पास क्या है, द एम्पेरर जूलियस सीजर वॉज डिटरमाइंड टू करेक्ट इट। जूलियस सीजर जो वहाँ के राजा थे, उन्होंने क्या सोचा कि इसे हम सुधारेंगे, इसे सुधारा जाए। Caesar had been Egypt and seen the advantages of a calendar which used only sun, ठीक है। अब कैलेंडर किस पे आधारित था ये पता है, उसकी क्या खामी थी, क्या कमी थी उसमें, वो हमें पता है। आगे क्या होता है कि आगे एम्पेरर जूलियस सीजर जो है वो इसे सुधारना चाहते हैं। अब कोई गलती पता है तो हम क्या करेंगे, उसे सुधारने की इच्छा रखेंगे। तो इसके बाद क्या आएगा, क्यू आएगा, पी के बाद आएगा क्यू। उसके बाद क्या आएगा, Caesar had been to Egypt and seen the advantages of a calendar which used only the sun. सीजर सुधारने वाले तो थे पर उन्हें नहीं मालूम था कि ये सुधरेगा कैसे, ठीक है। तो सीजर क्या हुआ, एक बार इजिप्ट गए थे और उन्होंने वहाँ पे जाके एक ऐसे कैलेंडर की अच्छाइयाँ, ऐसे कैलेंडर की खूबियाँ देखी जो केवल सन को यूज़ करता था, केवल सूर्य को यूज़ करता था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, क्यू के बाद होगा आर। अब क्या होगा, सो उन्होंने सन वाली खूबियाँ देखी थी, सन वाले कैलेंडर की खूबियाँ देखी थी, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, सो ही सॉट हेल्प फ्रॉम अ ग्रीक एस्ट्रोनॉमर हु लिव इन द इजिप्शियन सिटी ऑफ अलेक्जेंड्रिया। तो इसलिए उन्होंने किससे मदद मांगी, एक ग्रीक एस्ट्रोनॉमर से मदद मांगी, वैसा ग्रीक एस्ट्रोनॉमर जो इजिप्ट के शहर अलेक्जेंड्रिया में रहता था। तो आर के बाद क्या आएगा, आर के बाद आएगा एस। अब यहाँ आप देख सकते हैं ये इजिप्शियन, ये ग्रीक एस्ट्रोनॉमर की बात की जा रही है, ठीक है। जो लास्ट सेंटेंस हमारा है S6, ये किस बारे में है, इसी एस्ट्रोनॉमर के बारे में है। द एस्ट्रोनॉमर्स नेम वाज सोसिजीन्स एंड हिज कैलेंडर हैड अ ईयर ऑफ 365 डेज। तो यानी कि आर, हमारा जो ये लास्ट सेंटेंस है S, ये S6 के साथ क्या करता है, बिल्कुल कॉन्टेक्स्ट में है। तो इसलिए सही जो अरेंजमेंट हमारा होगा वो क्या होगा, PQRS। और यहाँ भी तो PQRS में ही दिया हुआ है, आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, PQRS। अरेंजमेंट बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न जो हमारे पास है वो एक पैसेज है, ठीक है। पैसेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पैसेज से सवाल पूछे जाते हैं। चलिए पढ़ते हैं पैसेज को। पैसेज है किस बारे में, बुक्स आर बाई फार द मोस्ट लास्टिंग प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन एफर्ट। काफ़ी अच्छा लाइन है, बहुत ही प्यारा लाइन है। बुक्स आर बाई फार द मोस्ट लास्टिंग प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन एफर्ट, यानी कि इंसान ने जितनी भी कोशिशें करके कोई भी चीज़ बनाई है उनमें बुक्स जो है वो मोस्ट लास्टिंग है, यानी कि सबसे ज़्यादा लंबे समय तक चलने वाली चीज़ अगर कुछ है तो वो बुक्स है जो इंसानों ने बनाई है। टेम्पल क्रम्बल्स इनटू रूइंस, पिक्चर्स एंड स्टैचूज डीके, ठीक है। टेम्पल्स क्रम्बल इनटू रूइंस, जो मंदिर है ना वो ढह जाते हैं, उनके वो ढह जाते हैं। पिक्चर्स और स्टैचूज जो हैं, जितनी भी चित्र और मूर्तियां हैं वो सड़ जाती हैं, बट बुक्स सर्वाइव, लेकिन बुक्स जो है वो बच जाते हैं। आगे पढ़ते हैं। टाइम डज नॉट डिस्ट्रॉय द ग्रेट थॉट्स विच आर एज फ्रेश टुडे एज व्हेन दे फर्स्ट पास्ड थ्रू देयर ऑथर्स माइंड एजेस अगो। अगेन अ वेरी ब्यूटिफुल लाइन। टाइम डज नॉट डिस्ट्रॉय द ग्रेट थॉट्स। वक्त या समय जो है वो हमारे महान विचारों को बर्बाद या ख़त्म नहीं कर सकता, ठीक है। जो थॉट्स हमें आते हैं ना उन्हें समय ख़त्म नहीं कर सकता। वो तब भी उतने ही फ्रेश थे और आज भी उतने ही फ्रेश थे। कब, जब वो लिखने वाले के दिमाग में जब वो थॉट्स पहली बार आए थे तब, और जब हम उस किताब को एजेस बाद यानी सदियों बाद भी पढ़ेंगे तो भी वो थॉट्स जो है वो बिल्कुल उतने ही फ्रेश होंगे। इसीलिए कहा जाता है कि बुक्स जो है वो डिके नहीं होंगे, डिस्ट्रॉय नहीं होंगे, सर्वाइव करेंगे। तो ओनली इफेक्ट ऑफ टाइम हैज़ बीन टू थ्रो आउट ऑफ करेंसी द बैड प्रोडक्ट्स, फॉर नथिंग इन लिटरेचर कैन सर्वाइव लॉन्ग बट वॉट इज रियली गुड एंड ऑफ लास्टिंग वैल्यू। The only effect of time has been to throw out of currency the bad products, for nothing in literature.
जो बुक्स पे टाइम का एक ही इफेक्ट ये पड़ता है कि जो भी बैड प्रोडक्ट्स हैं वो बाद में सरवाइव नहीं कर सकती, ठीक है। बुक्स इंट्रोड्यूस अस इनटू द बेस्ट सोसाइटी, बुक्स इंट्रोड्यूस अस इनटू द बेस्ट सोसाइटी, बुक्स हमारा परिचय कराती हैं सबसे अच्छे समाज से। दे ब्रिंग अस इनटू द प्रेजेंस ऑफ द ग्रेटेस्ट माइंड्स दैट हैव एवर लिव्ड, वे कहाँ हमें लाती हैं? दे ब्रिंग अस इनटू द प्रेजेंस ऑफ ग्रेटेस्ट माइंड्स, ये हमारे दिमाग में उन महान लोगों को लाती है जो कभी जीवित थे। वी हियर वॉट दे सेड एंड डिड, हम ये बुक्स हमें क्या बताती हैं? बुक्स हमें ये सुनाती हैं और बताती हैं कि उन्होंने क्या कहा था, किन्होंने जो महान लोग इस दुनिया में आए थे। वी सी देम एज इफ दे वर रियली अलाइव, हम ऐसे देखते हैं जब हम किताब पढ़ते हैं ना, किसी अच्छे ऑथर ने कुछ लिखा है तो जब हम उसे पढ़ते हैं तो ना केवल पढ़ते हैं बल्कि उसे महसूस करते हैं, हम उसके अंदर इतने घुल मिल जाते हैं कि हमें लगता है कि हम बिल्कुल वो हमारे सामने हो रहा है, हम उस वक्त जिंदा हैं, ठीक है। वी सिंपथाइज देम, एन्जॉय देम एंड ग्रीव विद देम, अब जैसे इमोशंस बुक में लिखे हुए होंगे हम बिल्कुल वैसा ही फील करने लगते हैं। सिंपैथी है तो सिंपथाइज करने लगेंगे, अगर कोई खुशी का माहौल है तो हम उसे एंजॉय करने लगेंगे, और गम का माहौल है, कुछ बुरा है स्टोरी में या कहीं भी ऐसा कुछ बुरा लिखा हुआ है तो हम उसे पढ़कर क्या करेंगे? अफसोस करेंगे, ग्रीव भी करेंगे। सो ये बुक्स के बारे में बहुत ही अच्छी पैसेज है जो मुझे तो पर्सनली मुझे बहुत अच्छी लगी। चलिए अब आगे देखते हैं इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो क्या है। जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इस पैसेज से रिलेटेड है वो है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज बुक्स लिव फॉर एवर बिकॉज, पैसेज के अनुसार किताबें हमेशा जिंदा रहती हैं क्योंकि दे हैव प्रोडक्टिव वैल्यू, उनके पास प्रोडक्टिव वैल्यू है। टाइम डज नॉट डिस्ट्रॉय ग्रेट थॉट्स, समय जो है अच्छे महान विचारों को कभी ख़त्म नहीं कर सकता। दे आर इन प्रिंटेड फॉर्म, वो प्रिंटेड फॉर्म में है, उन्हें प्रिंट किया गया है इसलिए वे हमेशा रहती हैं। दे हैव द पावर टू इन्फ्लुएंस पीपल, उनमें पावर होता है लोगों को इन्फ्लुएंस करने का। तो आई थिंक ये तीन ऑप्शंस जो बुक के बारे में है ये तो बिल्कुल ही सही है, लेकिन बुक्स हमेशा जिंदा रहती हैं इसका एक रीज़न जो हमें पैसेज में है दिया गया है वो है कि टाइम डज नॉट डिस्ट्रॉय ग्रेट थॉट्स, समय जो है अच्छे विचारों को कभी ख़त्म नहीं कर सकती, इसलिए ऑप्शन 2 वुड बी द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज टेम्पल, पिक्चर्स एंड स्टैचूज बिलोंग टू द सेम कैटेगरी बिकॉज, पैसेज के मुताबिक मंदिर, पिक्चर्स और स्टैचूज तीनों एक ही कैटेगरी में आते हैं क्योंकि ऑप्शंस हैं, ऑल ऑफ देम आर ब्यूटिफुल, सभी बहुत खूबसूरत हैं। ऑल ऑफ देम आर सब्सटैंशियल, सभी सब्सटैंशियल हैं। ऑल ऑफ देम आर लाइकली टू डिके, सभी डिके हो सकते हैं, सभी बर्बाद हो सकते हैं, खराब हो सकते हैं, सड़ सकते हैं। ऑल ऑफ देम आर फैशन्ड बाय मैन, इन सबको इंसानों ने बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए? पैसेज में हमने जैसा कि पढ़ा कि ऑथर ये कह रहा है कि मंदिर, पिक्चर्स और स्टैचूज जो हैं ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, सड़ जाते हैं, लेकिन बुक्स जो है वो नहीं सड़ती, इसलिए ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, लास्ट जो यहाँ पे हमारे पास पैसेज का क्वेश्चन है, लास्टिंग वैल्यू इन द पैसेज मीन्स, ठीक है। लास्टिंग वैल्यू यानी वो कीमत जो अंत समय तक रहे, उसका क्या अर्थ है? ऑप्शन है, समथिंग विच इज सर्वाइव द पैसेज ऑफ टाइम, कुछ ऐसा जिसने बहुत लंबा समय गुजारा हो। समथिंग विच हैज़ बीन लॉस्ट विद द पैसेज ऑफ टाइम, कुछ ऐसा जो समय के साथ, बीतते समय के साथ खो गया हो। या फिर ऑप्शन सी, समथिंग विच हैज़ द रेलेवेंस फॉर द प्रेजेंट, या कुछ पास्ट की कोई ऐसी चीज़ या घटना जिसका आज भी रेलेवेंस हो, आज भी महत्व हो। या फिर समथिंग विच हैज़ रेलेवेंस फॉर द पास्ट, या फिर कोई ऐसी घटना जो पास्ट के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो। तो यहाँ पे बुक्स के बारे में ये कहा गया कि बुक्स की ना लास्टिंग वैल्यू है, मतलब बुक्स ऐसे हैं कि वो जो पास्ट में जितने इम्पॉर्टेंट थे प्रेजेंट में भी उतने ही इम्पॉर्टेंट है, इसलिए ऑप्शन 3 हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्लोज टेस्ट है, फिलर्स हैं, यहाँ पे हमारे पास 10 फिलर्स हैं और इन्हें हमें फिल करना है, ठीक है। तो सबसे पहले, और यहाँ पे उनके लिए ऑप्शन, जैसे ये हमारे पास ये 1 है ब्लैंक, तो इसके ऑप्शंस हमारे पास यहाँ है, ठीक है। इंडिया हैज़ डैश द आइडियोलॉजी ऑफ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, इंडिया ने डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, लोकतांत्रिक सोशलिज्म की आइडियोलॉजी को क्या किया है, ठीक है।
तो यहाँ पे तो कुछ ऐसा आएगा, कोई वर्ब ही आएगा, ठीक है। देख लेते हैं ऑप्शंस क्या क्या। प्रोवाइडेड, अब्सॉर्ब्ड, ऑब्टेन्ड, इन्वॉल्व्ड, चेरिश्ड। तो इसमें जो सबसे एप्रोप्रिएट आंसर है, इंडिया ने क्या किया है, प्रोवाइड किया है, दिया है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, अब्सॉर्ब किया है, कहीं से मतलब सीखा है, ऑब्टेन किया है, कहीं से प्राप्त किया है, इन्वॉल्व किया है, या फिर चेरिश किया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सबसे सूटेबल वर्ड होगा वो होगा इंडिया हैज़ चेरिश्ड द आइडियोलॉजी ऑफ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। इंडिया ने क्या किया, चेरिश किया है। हमेशा हम जिस चीज़ को मानते हैं हम उस चीज़ की तारीफ करते हैं, उसे एडमायर करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ई चेरिश्ड सही जवाब होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इम्पोर्टेंस इज डैश टू इक्वालिटी एंड लिबर्टी बोथ। अब इसका महत्व किससे जुड़ा हुआ है, इक्वालिटी और लिबर्टी दोनों से जुड़ा हुआ है। तो जुड़ा हुआ होने के लिए वर्ड हमारे पास क्या है, ऑप्शंस में हमारे पास है अटैच्ड, प्रोनाउंस्ड, अलॉटेड, कनेक्टेड या एडवोकेटेड, ठीक है। अब कनेक्टेड और अटैच्ड दोनों एक जैसे वर्ड हैं, ठीक है, लेकिन कनेक्टेड का मतलब होता है संबंधित होना, जबकि अटैच का मतलब होता है जुड़ा हुआ होना, ठीक है। तो टू में जो एप्रोप्रिएट वर्ड होगा वो क्या होगा, वो होगा अटैच्ड। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दे आर डैश बाय कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, दे आर डैश बाय। अब यहाँ पे मैंने यही कहा था कि हमें अगर बहुत ज़्यादा ग्रामेटिकल नॉलेज नहीं भी है तो हम जो ब्लैंक है उसके आगे पीछे के सेंटेंसेस देख कर भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ पे क्या आएगा। अब यहाँ जैसे हमारे पास सेंटेंस है दे आर डैश बाय, ठीक है, बाय यानी कि कोई ऐसा सेंटेंस आएगा जिसके साथ बाय यूज होता है। ऑप्शंस क्या क्या हैं, अबाइड, सब्सक्राइब, सेफगार्डेड, कन्फाइडेड, एडवोकेटेड, इनमें से सारे वर्ड्स हैं। तो यहाँ पे कहना क्या चाह रहा है कि ये जो हमारी आइडियोलॉजी है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की, ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस से यानी संविधान के प्रोविजंस से क्या होती हैं, मान्यता मिलती है, मानते हैं हम उसे, सब्सक्राइब करते हैं, सेफगार्ड करते हैं, रक्षा करते हैं, कन्फाइन करते हैं या फिर एडवोकेट करते हैं। तो हम डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस से सेफगार्ड करते हैं। सेफगार्ड करने का अर्थ होता है रक्षा करना, ठीक है। द राइट्स आर नॉट डैश, द राइट्स आर नॉट डैश, accumulative, अनलिमिटेड, ऑब्लिगेटरी, प्रोवोकेटिव एंड डेरोगेटरी। अब ऑब्लिगेटरी, प्रोवोकेटिव एंड डेरोगेटरी ये सारे क्या नेगेटिव वर्ड्स है। तो हम क्या यूज़ कर रहे हैं, हम राइट्स यानी कि संविधान में दिए अधिकारों के बारे में कह रहे हैं। तो हम क्या कह रहे हैं कि राइट्स आर नॉट अनलिमिटेड, ठीक है। राइट्स जो है ना वो अनलिमिटेड नहीं है, ऐसा नहीं है कि हमें इतने सारे अधिकार दिए गए हैं, बहुत सारे अधिकार नहीं दिए गए, जो ज़रूरी है हमारे लिए केवल वही अधिकार दिए गए हैं। इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पे क्या होगा, अनलिमिटेड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन ऑर्डर टू डैश लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी राइट्स आर लिमिटेड। अगेन समाज के हितों के लिए जो राइट्स है ना उन्हें लिमिटेड रखा गया है, यानी कि हम छूट भी बिल्कुल बेमतलब का छूट तो नहीं दे सकते किसी को, तो इसलिए राइट्स को लिमिटेड रखा गया है ताकि समाज के इंटरेस्ट की, हितों की क्या हो सके, रक्षा हो सके। यहाँ ऐसा सेंस बन रहा है कि उसकी रक्षा हो सके। तो ऑप्शंस क्या है, अलाउ, प्रोजेक्ट, इम्बाइब, प्रोटेक्ट या डेवलप। तो हमें क्या करना है, हमें समाज के हितों की रक्षा करनी है, उन्हें प्रोटेक्ट करना है, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इट इज़ नेसेसरी फॉर डैश द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, इट इज़ नेसेसरी फॉर डैश द प्रिंसिपल ऑफ, तो प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी के साथ हमें क्या करना है, ऑप्शंस देख लेते हैं। कंट्रोलिंग, मोल्डिंग, एग्जीक्यूटिंग, टीचिंग या नरेटिंग, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी के साथ हमें क्या करना है, किस लिए ये ज़रूरी है, लिमिटेड होना, राइट्स का लिमिटेड होना किस लिए ज़रूरी है, प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए, इसलिए ऑप्शन ए कंट्रोलिंग यहाँ पे बिल्कुल ही सही जवाब होगा। यहाँ पे एक्चुअली वर्ड्स बहुत डिफिकल्ट नहीं है, आपको बस इस पैसेज का लॉजिक समझना है, पैसेज का जो कॉन्टेक्स्ट है ना वो समझना है, जो दूसरा लाइन है वो हर एक पहले लाइन से कनेक्टेड है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है एफर्ट्स आर मेड टू डैश द लॉट ऑफ कॉमन मैन थ्रू 5-year प्लान्स एंड एफर्ट्स आर मेड, प्रयास किए जाते हैं किस लिए,
टू द लॉट ऑफ कॉमन मैन थ्रू 5-year प्लान्स, 5 वर्षीय पंचवर्षीय योजनाओं से एफर्ट किए जाते हैं, किस लिए? टू इम्प्रूव द लॉट ऑफ कॉमन मैन, टू इम्प्रूव, इवॉल्व, डेवलप, इंक्रीज, ऑगमेंट। तो यहाँ पे क्या होगा? इम्प्रूव। पंचवर्षीय योजनाओं से हम क्या करते हैं? कॉमन मैन यानी कि आम आदमी के जीवन को सुधारते हैं, उन्हें इम्प्रूव करते हैं, ठीक है। आगे हमारे पास है एंड डैश ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एज स्टेट पॉलिसी। एंड डैश, एंड किस लिए और किस लिए हम यूज़ करते हैं? डीपीएसपी को यूज़ करने के लिए। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है जिसे हम डीपीएसपी भी कहते हैं, इनके इम्प्लीमेंटेशन के लिए। इम्प्लीमेंटेशन कहने का मतलब होता है इनके लागू करने के लिए, कि डीपीएसपी जो सरकार है वो माने, उसके लिए भी हम क्या करते हैं? 5-year प्लान्स बनाते हैं, ठीक है। इंडिया डैश फॉर मिक्स्ड इकोनॉमी, इंडिया डैश फॉर मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है। इंडिया किस लिए होती है? इंडिया ऑप्शंस देख लेते हैं, होप्स, स्टैंड्स, रिप्रेजेंट्स, क्रेव्स या प्रेज। तो इंडिया किस लिए, यहाँ पे सेंस क्या है कि इंडिया जानी जाती है मिक्स्ड इकोनॉमी के लिए, तो इसके लिए हमारा सेंटेंस में क्या आएगा? स्टैंड्स, ऑप्शन बी स्टैंड्स। इंडिया स्टैंड्स फॉर मिक्स्ड इकोनॉमी। Some of the dash of production are nationalized whereas some are left to private enterprise। कुछ जो प्रोडक्शंस के लिए यूनिट्स जो हैं उन्हें उनका राष्ट्रीयकरण किया गया है, नेशनलाइज्ड है, और कुछ जो हैं उन्हें प्राइवेट इंटरप्राइज के हाथों सौंप दिया गया है, ठीक है। सम ऑफ द डैश आर, ऑप्शंस देख लेते हैं, डायमेंशंस, फैसिलिटीज, एस्पेक्ट्स, मीन्स या प्रोविजंस। तो मीन्स का डायमेंशंस ये बिल्कुल कॉन्टेक्स्ट से बाहर है। फैसिलिटीज़, कुछ फैसिलिटीज़ दी जा रही है, फैसिलिटीज़ एप्रोप्रिएट नहीं होगा। एस्पेक्ट्स भी नहीं। सम ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, कुछ तरीके जो हैं प्रोडक्शन के, ठीक है। मीन्स तरीके जो हैं प्रोडक्शन के, सो यहाँ पे ऑप्शन 10 की जगह हमारा आएगा मीन्स, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये जो क्लोज टेस्ट है ये ख़त्म होता है। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपने इससे बहुत कुछ सीखा हो। आप ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहें और अपना स्कोर ज़रूर इम्प्रूव करें, ठीक है। इसी थॉट के साथ नाउ इट्स टाइम टू से गुड बाय। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू महामाया सिलेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।